आप इस वीडियो को डालोगे यू विल गेट हेट कमेंट्स। लोगों को क्या लगता है कि जो लोग आयुर्वेदा के अगेंस्ट बोलते हैं कि अगर आप आयुर्वेदा को गाली दे रहे हो मतलब आप एक ट्रू इंडियन नहीं हो। पेरेंट्स ऐसे कौन से पॉइंट्स पर ध्यान रख सकते हैं जो अर्ली एज में ही आईज को बचा सके, हेल्दी रख सके? अमेरिकन अकेडमी की गाइडलाइंस तो ये बोलती हैं कि पहले 2 साल तक बच्चे को स्क्रीन का एक्सपोजर होना ही नहीं चाहिए। बच्चों का जो चश्मे का नंबर है वो ऑन एवरेज -7 -10 के करीब पहुंचा हुआ है। जो ब्लू रेज ग्लासेस होते हैं क्या ये एक्चुअली में हेल्पफुल होते हैं? लोकल वेंडर्स होते हैं, उन्होंने भी मशीन्स अपनी दुकानों पे रखी हुई हैं आंखें चेक करने की। वहाँ पर गए, आंखें चेक कराई, उन्हीं से ही नंबर बनवाया, चश्मा बनवाया और डन। इज इट रियली वर्क्स और ये गलत है? जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को एक टाइम पर चश्मा था बट अब हट चुका है। बिल्कुल, क्या ये एक्चुअल सही होता है? आई थिंक अगर डर्मेटोलॉजिस्ट बोलता है कि सनस्क्रीन रोज यूज करनी चाहिए, आई वुड से कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है हाँ जी, जिसका चश्मे का नंबर आई ड्रॉप डाल के उतर गया है, हाँ, वो आके मुझे मिल ले एक बार और मैं उसी दिन अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस छोड़ दूंगा। क्या एक्चुअल में स्मोकिंग, वेपिंग ये हमारी आईज को इम्पैक्ट करते हैं? हेलो डॉक्टर आशीष, कैसे हो आप? आई एम गुड, आई एम फाइन। ग्रेट ग्रेट, वेलकम टू दी स्पेल आउट सेशन। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर। ग्रेट ग्रेट, इट वाज प्लेजर आप यहाँ पर बैठे हैं। ऑफ कोर्स मैंने आपके रिगार्डिंग जब रिसर्च करनी स्टार्ट करी तो मेरे पास n नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ गए एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ऑडियंस के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस पुट आउट कर पाऊँ जहाँ पर हम लोग बहुत अच्छी नॉलेज ग्रैब कर पाएँ। दैट इज द होल पर्पस ऑफ कमिंग हियर कि ऑडियंस को बेनिफिट हो सके एंड वी कैन हैव अ वेरी फ्रूटफुल एंड एन इनसाइटफुल डिस्कशन। 100%। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं स्टार्ट करना चाहूँगा एक मेजर, मैंने एक स्टडी अभी रिसेंटली ही पढ़ी थी लाइक वाइल डिस्कसिंग एंड वाइल रिसर्चिंग फॉर योर पॉडकास्ट कि यूएस में 80 to 85% लोग हैं जो ग्लासेस पहनते हैं। अब इंडिया में भी ये नंबर बहुत रैपिडली ग्रो हो रहा है, तो उसका एक स्पेसिफिक रीज़न क्या है? देखो, ये अगर हम स्टडीज की हम बात करेंगे तो जो मेजॉरिटी ऑफ स्टडीज हैं वो आती हैं साउथ ईस्ट एशिया से। मतलब फ्रॉम द कंट्रीज लाइक जापान, कोरिया, है ना, थाईलैंड, इंडिया। जो ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन है, यहाँ पे प्रेवलेंस ऑफ मायोपिया, जो हम कह रहे हैं कि चश्मे का नंबर है, वो बहुत ज्यादा है। दैट इज बिकॉज कि इन कंट्रीज के अंदर इंडोर एक्टिविटीज आजकल ज्यादा हो गई हैं। अगर आप देखोगे बच्चों ने बाहर खेलना बंद कर दिया है ना, आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कम हो रही हैं। सारा टाइम लोगों को, मतलब कि जो फैमिलीज हैं या वो बच्चों को इतना प्रेशराइज करते हैं कि आपको लगातार पढ़ना है, पढ़ाई करनी है। स्कूल्स के अंदर भी सब कुछ स्क्रीन्स पे हो गया है। डिजिटल स्क्रीन का यूजेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इस वजह से जब आउटडोर एक्टिविटीज कम हो गई हैं और इंडोर आपका जो स्क्रीन टाइम है वो बढ़ गया है, उस वजह से आपके चश्मे के नंबर बढ़ने की टेंडेंसी भी ज्यादा हो गई है। इस वजह से आजकल अगर आप देखोगे स्कूल्स के अंदर मायोपिया का प्रेवलेंस बहुत ज्यादा है। बच्चों का जो चश्मे का नंबर है वो ऑन एवरेज -7 -10 के करीब पहुंचा हुआ है। हमारे पास क्लिनिक्स में जो बच्चे आते हैं उनका नंबर ऑन एवरेज इतना है आजकल, जबकि आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले इतना हाई नंबर नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे लोग बाहर खेलते थे, है ना, आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा थी। अब वो कम हो गई हैं, तो जब आप लगातार स्क्रीन पे देख रहे हो तो आपकी जो आईज हैं वो हमेशा नियर वर्क के लिए अडेप्ट कर जाती हैं। राइट, है ना, ब्रेन को वो सिग्नल मिल ही नहीं पा रहा कि दूर देखने के लिए जो आईज को पावर चाहिए वो ब्रेन उसको परसीव ही नहीं कर पा रहा। इस वजह से फिर उनको चश्मे का नंबर आ जाता है। राइट। सो मेरे को लगता है कि जो आउटडोर एक्टिविटीज हैं वो पेरेंट्स के इनसे भी, क्योंकि क्या होता था जैसे हम लोगों को तो हमारे पेरेंट्स ही बुलाते थे, अब आ जाओ घर पे, बहुत हो गया खेलना। राइट। बट अब क्या हो गया है कि पेरेंट्स ही खुद नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि घर पे ही रहे। हाँ वही ना, अब आजकल जैसे आई वाज रीडिंग द अदर डे, देयर इज अ थिंग व्हिच इज नोन एज सॉफ्ट पेरेंटिंग, है ना। तो वो पेरेंटिंग इस तरह की हो गई है ना, सॉफ्ट पेरेंटिंग हो गई, या फिर आप बोलो कि जो पेरेंट्स हैं वो बहुत बच्चों को लेके काफी सेंसिटिव हैं, बहुत ज्यादा, कि अरे धूल मिट्टी में नहीं खेलना, बाहर नहीं जाना, है ना, घर पे ही बैठ के खेल लो। अब घर पे बच्चा कितना ही खेल लेगा, ऑब्वियसली वो आप उसको स्क्रीन दोगे। सेकंड थिंग क्या है कि अब जो पेरेंट्स हैं वो वर्किंग है ना। राइट। अब पेरेंट्स वर्किंग है, बच्चों के लिए इतना टाइम है नहीं, या फिर अगर कुछ थोड़ा बहुत टाइम है उसमें बच्चा बहुत जिद कर रहा है तो उसको चुप कराने का एक ही तरीका है कि उसको स्क्रीन दे दो, है ना। अब कुछ पेरेंट्स खुद भी स्क्रीन पे हैं, अब अगर आप स्क्रीन पे हो तो आपका बच्चा भी वही देखेगा।
या तो आप घर में ये कुछ ऐसा रूल बनाओ या ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि वंस यू आर एट होम, है ना, फिर स्क्रीन यूजेज आप नहीं कर रहे हो बच्चों के सामने, लेकिन आप खुद स्क्रीन यूज कर रहे हो लगातार, है ना, और उसके बाद फिर बच्चे भी वही देख रहे हैं, बच्चों को एंटरटेनमेंट के नाम पे भी स्क्रीन ही दे रहे हो और लगातार वो स्क्रीन्स ही देख रहे हैं, तो इस वजह से आई थिंक वो प्रॉब्लम आ रही है। राइट और सर उनकी भी ना हैबिट्स इस तरीके से बन जाती है, जैसे एग्जांपल अगर चाहिए, कोई बच्चा रो रहा है तो उसको राइम्स दिखा ली और दे दी। पहले प्रेफर किया जाता था, उनसे बोला जाता था, बुलवाया जाता था, सुनाई जाती थी, अब वो डिजिटली होता जा रहा है, सब कुछ डिजिटल हो रहा है अब ना, उसी वजह से ये प्रॉब्लम जो है ज्यादा बढ़ रही है। सही सर, मेजर पॉइंट अब यहाँ पर पेरेंट्स के लिए टाइम ऑलरेडी बहुत कम है, तो वो क्या ऐसे मतलब हम लोग पॉइंटर्स पर ध्यान रख सकते हैं, पेरेंट्स ऐसे कौन से पॉइंट्स पर ध्यान रख सकते हैं जो अर्ली एज में ही एक चाइल्ड की आईज को बचा सके, हेल्दी रख सके? देखो, अगर पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं किसी को टिप्स देना चाहूंगा तो पहला पॉइंट तो ये है कि बच्चों का आपने एनुअल एग्जामिनेशन जरूर करवाना है। एनुअल एग्जामिनेशन, हाँ, साल में एक बार, ठीक है। मतलब अगर जब आपको लगता है कि बच्चा आपका 3-4 साल का हो गया है, स्कूल गोइंग नाउ, है ना, तो उसका आपने एनुअल चेकअप एक बार जरूर करवाना है कि कहीं बच्चे का चश्मे का नंबर तो नहीं आ रहा। दूसरा, बच्चे को इनकरेज करना है कि वो आउटडोर एक्टिविटीज करे, है ना, एटलीस्ट दिन में 1 से 2 घंटे, है ना, उससे ज्यादा हम भी नहीं कह रहे हैं कि आप करवाइए, बट एटलीस्ट आउटडोर का क्या मतलब है कि ये जरूरी नहीं कि उसको धूल मिट्टी में खेलना है। उसका मतलब ये है कि चलो साइकिलिंग कर ली, है ना, कहीं स्विमिंग के लिए निकल गए, मतलब कुछ भी, जैसे आपने कोई भी आउटडोर, अब बच्चा पार्क में अगर दौड़ कूद भी रहा है, घूम भी रहा है, दैट इज ऑल्सो फाइन, है ना, बट सनलाइट का एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है, आईज सनलाइट का एक्सपोजर, हाँ, वो होना बहुत जरूरी है। एंड स्क्रीन टाइम को आपको मिनिमम करना है। जैसे अमेरिकन एकेडमी की गाइडलाइंस तो ये बोलती हैं कि पहले 2 साल तक बच्चे को स्क्रीन का एक्सपोजर होना ही नहीं चाहिए। और फिर 2 साल से लेके 8 साल की एज तक नॉट मोर देन 1 to 2 आवर्स। अब आप देखो 1 to 2 आवर्स आपको अगर रूटीन में तो पता भी नहीं लगेगा कि आपके बच्चे ने 2-3 घंटे स्क्रीन कब देख ली, है ना। सो आपको थोड़ा विजिलेंट होना पड़ेगा पेरेंट्स को, है ना। इफ दे आर विजिलेंट एंड दे इनकॉर्पोरेट दीज प्रैक्टिसेस, है ना, डेली रूटीन में, तो आई थिंक फिर चश्मे का नंबर जो है बच्चों का इतना ज्यादा नहीं आना चाहिए। गॉट इट। एंड सर, जो ब्लू रेज ग्लासेस होते हैं, क्या ये एक्चुअली में हेल्पफुल होते हैं? नहीं, ये तो देखो एक मार्केटिंग गिमिक है ना। हमारे पास हर रोज पेशेंट्स आते हैं कि सर हमें ब्लू कट ग्लासेस या तो प्रिस्क्राइब कर दो, या पूछने के लिए कि सर ब्लू कट ग्लासेस यूजफुल होते हैं कि नहीं। समझना ये है कि जो ब्लू लाइट है वो हमारी आईज के लिए जरूरी है, मतलब है ना, बट मतलब क्या है कि नॉर्मली इन्वायरमेंट में ब्लू लाइट रहती है, जब डे टाइम है तो आसपास ब्लू लाइट है, उसी ब्लू लाइट की वजह से हमारी बॉडी का सर्केडियन रिदम चलता है, राइट। मतलब जब रात हो जाएगी या शाम होने वाली होगी, वंस देयर इज अ सनसेट, तब हमें जो इन्वायरमेंट के अंदर ब्लू लाइट है वो कम हो जाती है, तो ब्रेन वो परसीव करता है कि अब ब्लू लाइट कम है, या आईज परसीव करते हैं ब्लू लाइट कम है, तो हमारी बॉडी में मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन है जो सिक्रीट हो जाता है, उससे फिर हमें नींद आ जाती है ना, हम ऑटोमेटिकली फिर सो जाते हैं, हमारा वो स्लीप वेक साइकिल है, राइट। लेकिन जो ये स्क्रीन्स हैं इनमें ब्लू लाइट की रेडिएशन बहुत ज्यादा है, तो जब आप रात को भी लगातार स्क्रीन की तरफ देखते रहेंगे, है ना, तो आपको ब्लू लाइट का एक्सपोजर पड़ता रहेगा, ब्रेन परसीव ही नहीं कर पाएगा कि अभी ब्लू लाइट कम हो गई, बाहर तो अंधेरा हो गया, बट ब्रेन को तो ये लग रहा है कि अभी भी ब्लू लाइट है मेरे आसपास, तो आपका जो सर्केडियन रिदम है वो खराब हो जाएगा। उससे क्या होगा, आपका स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना, यू विल फील लेथार्जिक, आपको नींद अच्छी सी आएगी, आप सुबह उठोगे तो थके थका फील करोगे, आपको डिजिटल स्ट्रेन होगा क्योंकि आपने लगातार स्क्रीन की तरफ देखा है, आपके ब्रेन को लगातार ब्लू लाइट का एक्सपोजर हुआ है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप ब्लू कट ग्लासेस लगा लोगे तो आपका स्क्रीन टाइम, आपका जो ये ब्लू कट ग्लासेस लगा लोगे तो आपका सर्केडियन रिदम ठीक हो जाएगा, नहीं, वैसे नहीं होगा। आपको स्क्रीन टाइम को ही कम कर देना है, है ना। आप सोने से पहले 2 घंटे पहले स्क्रीन यूजेज अपना बंद कर दो। अगर आप 10 बजे सोते हो तो आप 8 बजे के बाद स्क्रीन यूज मत करो, है ना, उससे आपका ऑटोमेटिकली जो सर्केडियन रिदम है वो बैलेंस हो जाएगा, चाहे वो पास से हो चाहे वो दूर से हो। चाहे वो पास से है चाहे दूर से है। दूसरी चीज क्या है कि हमारे डिवाइसेस के अंदर ही एक सेटिंग होती है, एक लाइट मोड होता है, एक डार्क मोड होता है, राइट। तो जब आप डार्क मोड पे स्विच करते हो अपने डिवाइस की स्क्रीन को, तो ऑटोमेटिकली जो स्क्रीन में से ब्लू रेडिएशंस आ रही हैं वो कम हो जाती हैं, तो आपको ब्लू कट ग्लासेस की जरूरत नहीं है। आप अपनी स्क्रीन में ही डार्क मोड पे आप स्क्रीन को व्यू करोगे अगर, तो ऑटोमेटिकली आपको जो एक्सपोजर है ब्लू लाइट का वो कम रहेगा, आपका सर्केडियन रिदम ठीक रहेगा, है ना, एंड ऑब्वियसली आपका वो स्लीप साइकिल एंड एवरीथिंग वो डिस्टर्ब नहीं होगा।
Right. So this is just the marketing gimmick, right? हाँ, इट इज अ मार्केटिंग गिमिक. अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी क्लियरली स्टेट्स, है ना. अब देखो, हम जो गाइडलाइंस हैं वो मैं मन से तो बना नहीं रहा, नहीं, 100%. है ना. ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोला. इट इज नॉट लाइक कि आप इंस्टाग्राम पे देखोगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कुछ भी बोलते हैं, लोग उनके मिलियंस में व्यूज हैं, क्योंकि वो ब्रो साइंस है बेसिकली, है ना. बट हम वो बात नहीं करते हैं. वी टॉक एविडेंस बेस्ड मेडिसिन. अब जो अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी है या जो भी हम साइंटिफिक स्टडीज देखते हैं, ऑल ऑफ देम दे क्लेम कि हमने अगर पेशेंट्स को ब्लू कलर ग्लासेस दिए, ऐसा कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है कि उससे उनको कुछ बेनिफिट होता है लॉन्ग टर्म में. एंड एक्चुअल में उन लोगों की स्टडीज बहुत लार्ज नंबर ऑफ वॉल्यूम्स पे होती हैं, ना कि 1 2 3 4 पीपल पे. हाँ, और मतलब कि एक प्लेसिबो इफेक्ट अलग चीज है ना. प्लेसिबो इफेक्ट का मतलब है कि पेशेंट को ऐसा फील होने लग जाएगा. अब जैसे कई पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर हम लगा लेते हैं, इसमें कुछ हार्म तो है नहीं, है ना. अब ठीक है, आप लगा लो, उसमें हार्म तो है नहीं, बट ऑब्वियसली आप एक गलत प्रैक्टिस को अडॉप्ट कर रहे हो ना. आपको लग रहा है कि आपको बेनिफिट हो रहा है, बट एक्चुअली में बेनिफिट हो नहीं रहा. अब ऐसा तो है नहीं कि वो ब्लू कट ग्लासेस लगा के आप जो स्क्रीन पे टाइम पहले 8 घंटे कर रहे थे, आप बोलोगे नहीं मैं 12-14 घंटे भी कर सकता हूँ क्योंकि मैंने ब्लू कट ग्लासेस लगाया. नहीं, स्ट्रेन तो फिर भी पड़ेगा आपको, है ना. वो आपको एक प्लेसिबो इफेक्ट है. आपको अच्छा फील हो रहा है तो आप लगाते रहिए. वी कांट हेल्प इट आउट, बट हमारा काम है कि आपको सही इन्फॉर्मेशन देना और बताना कि क्या सही है और क्या गलत है. राइट. सो सर, यूजुअली ऑफ कोर्स मेरे भी स्पेक्स हैं एंड मेरे बहुत अर्ली एज में स्पेक्स लग गए थे. बहुत सारे लोगों को लग जाते हैं, बट मेरे जो आई नंबर है वो ना लास्ट 7-8 ईयर से ऑलमोस्ट सेम है. कुछ चेंज नहीं हुआ है. और बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है, ना ही वो बढ़ रहा है ना ही वो घट रहा है. अब मेरी रेगुलर प्रैक्टिस में क्या होता है, जब भी मैं स्क्रीन पर इन्वॉल्व हूँ तब मैं स्पेक्स पहनता हूँ, अदरवाइज यूजुअली मैं नहीं पहनता हूँ. सो ये होता होगा बहुत सारे लोगों के साथ, जब वो स्क्रीन में विदाउट स्पेक्स करते हैं तब उनके सर में दर्द हो रहा होता है. नहीं, वो एक्चुअली ये होता है कि जब आप स्क्रीन में देख रहे हो ना तो थोड़ा सा अकोमोडेशन आ जाता है. अच्छा, है ना. ओके. जब आपने कि नॉर्मली एक ग्लासेस के साथ करते हो तो आपको थोड़ा अकोमोडेशन रिलैक्स हो जाता है आपके मसल्स का. तो दैट इज द रीजन. बट ऐसा नहीं है. जो आपका दूर का नंबर है वो आप जब डिस्टेंस व्यूइंग कर रहे हैं, जैसे अब मेरे को दूर का नंबर भी है, बट मैं कंप्यूटर जब यूज कर रहा हूँ या क्लिनिक में भी हूँ, मैं तब भी उसको कॉन्स्टेंटली यूज करता हूँ. मैं ऐसे कोई आपको स्पेसिफिकली ये नहीं है कि जब आप नजदीक का काम कर रहे हो तो आप ना लगाओ, क्योंकि आपने तो लगातार कभी पास देखना कभी दूर देखना है ना. अब ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा ही रीडिंग करोगे अपने जब आप अपने ऑफिस में हैं या कहीं पे हैं. तो आई थिंक जब आपको दूर का चश्मा लगता है तो आप उसको कॉन्स्टेंटली यूज करिए. Got it. ऐसा नहीं है कि इस टाइम पर यूज करना है, इस टाइम पर नहीं रखना है. ठीक है सर. बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि मेरे को एक टाइम पर चश्मा था बट अब हट चुका है. बिल्कुल, क्या ये एक्चुअल सही होता है? ऐसा कुछ नहीं है. देखो, चश्मा हटना कुछ नहीं होता है. पहली बात तो ये, जैसे अब आप अपनी एज में अगर बोलोगे कि आपको -3 का नंबर है और आपने कुछ योगा एक्सरसाइज करी या आपने कुछ ऐसी डाइट ली और आपका ये -2 या 3 का नंबर हट गया, वो नहीं हो सकता. दैट इज नॉट पॉसिबल एट योर एज. हाँ, किसी का -0.25 नंबर था या -0.5 नंबर था, बहुत ही हल्का सा नंबर था, उसने 6 महीने या 1 साल बाद दोबारा चेक करवाया, है ना, तो वो नंबर उसका नहीं आ रहा अब, या कुछ उसको कंफर्टेबली पढ़ पा रहा है. या आपका -3 नंबर था जो अब -2.75 हो गया आफ्टर 1 ईयर. इसको हम नंबर कम होना नहीं बोलते हैं, ये नंबर में चेंज आना बोलते हैं. ओके, है ना. नंबर चेंज होना और कम आने में फर्क है. चेंज तो आपका बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, बिकॉज आपकी जो आईज की शेप है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होती रहती है ना. वो विद एज धीरे धीरे जो कॉर्निया है आपका, आंख के आगे वाली जो पुतली है, उसकी शेप चेंज हो जाती है. उस शेप चेंज होने की वजह से आपका रिफ्रैक्टिव एरर चेंज हो सकता है. दैट इज वन थिंग. दूसरा क्या है कि एक पर्टिकुलर एज के बाद, आफ्टर 45, 50, 60, जब आंख में कैटरेक्ट बनना शुरू होता है ना, तब आपका जो चश्मे का नंबर है वो एक बार को कम हो सकता है. क्योंकि वो क्यों कम हो रहा है? क्योंकि आपके आंख में अब ऐसे चेंजेस आ रहे हैं कि वो आपका जो लेंस के अंदर जो कैटरेक्ट बन रहा है उसकी वजह से वो पावर न्यूट्रलाइज हो रही है. ओके. है ना. कॉर्निया की पावर कुछ हद तक न्यूट्रलाइज हो रही है. राइट. उस तरह इसको आप लेमन टर्म में ऐसे समझ सकते हो. तो वो इंसान को लगता है कि अब तो मेरे को बिना चश्मे के भी अच्छा दिख रहा है. बट दैट इज नॉट बिकॉज कि आपने कुछ एक्सरसाइज करी थी या आपने कुछ मेडिसिन खाई थी, इस वजह से हुआ है. दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ द नेचुरल चेंजेस जो आपकी आंख में हो रही है. उसको हम सेकंड साइट बोलते हैं. सेकंड साइट मतलब आपको दोबारा से कुछ सालों के बाद ऐसा फील होता है कि आपको बिना चश्मे के भी अच्छा दिख रहा है. सो दैट थिंग इज नोन एज सेकंड साइट. उसका ये मतलब नहीं है कि आपका वो चश्मे का नंबर इसलिए उतर गया कि आपने कुछ एक्सरसाइज करी. दैट इज जस्ट बिकॉज कि आपके लेंस में ऐसे कुछ चेंजेस आए हैं विद एज
कि उसने आपके रिफ्रैक्टिव पावर को थोड़ा न्यूट्रलाइज कर दिया। गॉट इट। सो सर कॉमन साइंस क्या होते हैं कि आप भी ऑफ कोर्स जब क्लाइंट्स आते होंगे तो आप कॉमन साइंस क्या देखते हैं कि क्या स्पेसिफिक रीज़न है? ऑफ कोर्स एक डिजिटल तो है रीज़न, अब क्या है बहुत यंग एज में भी और बहुत लेट भी, बहुत लोगों के पास 30+ 40+ जा रहे, 50+ तब लग रहे होते हैं। कॉमन साइंस नहीं देखो, जो जिस इंसान को 30 साल की उम्र के बाद चश्मा लग रहा है ना, उसको वो प्राइमरीली रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से नहीं होगा। वो बेसिकली ये है कि उस इंसान ने पहले कभी या तो चश्मा टेस्ट नहीं करवाया, ओके, ठीक है, या फिर उसने कभी, उसको नंबर था उसने बॉदर नहीं किया कभी लगाने के लिए, है ना। एक दो तरह के कॉजेज हैं चश्मे आने के। एक तो है कि आपको रिफ्रैक्टिव एरर है, मतलब आपकी आंख में वो आपकी जो शेप है, आपकी आंख, आपको चश्मे का नंबर क्यों आता है कि एक नॉर्मल रेंज है, एक्सियल लेंथ, जिसको बोलते हैं आंख की लंबाई, ठीक है ना। अब किसी की बहुत कम हो सकती है, किसी की बहुत ज्यादा। अगर आपकी बहुत ज्यादा है तो आपको माइनस में नंबर आ जाता है एक रेंज के अंदर। दूसरा है कि आपकी आंख में कुछ ऐसे डिजीजेज आ जाते हैं कई बार जिसकी वजह से चश्मे का नंबर इंड्यूस हो सकता है। अगर तो आंख में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ रही है कि किसी को कैटरैक्ट आ रहा है या पर्दे में कोई स्वेलिंग आ रही है, उसमें भी चश्मे का नंबर आ जाता है। बट वो अगर आप उस प्रॉब्लम को ठीक कर दोगे तो वो चश्मे का नंबर चला जाएगा। बट किसी को अगर रिफ्रैक्टिव एरर की वजह से चश्मे का नंबर आ रहा है, वो उसको यूजुअली टीन एज के अंदर, यंग एज में ही आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको रिफ्रैक्टिव एरर अब 30 साल 40 साल की उम्र में एक प्राइमरी कॉज ऑफ जो रिफ्रैक्टिव एरर है, जो आपका एक्सियल लेंथ की वजह से ये उस टाइम आ रहा है आफ्टर अ पर्टिकुलर, नहीं, वो इंसान ने पहले कभी चश्मा टेस्ट ही नहीं करवाया मोस्टली, इस वजह से आता है। इस वजह से भी आ जाता है। हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं who are always unaware, उनको पता ही नहीं है कि उनको चश्मे का नंबर है, या उनको पता ही नहीं कि उनकी विजन कम है। फिर सपोज उनका किसी दिन मेडिकल हुआ, उनको एडमिशन है आर्मी में, डिफेंस में, या फिर किसी मेडिकल कॉलेज में, कहीं पे भी, एंड देन दे रियलाइज कि अरे यार ये तो मुझे दिख ही नहीं रहा पूरा बोर्ड, है ना। एंड देन दे कम टू अस, वाई? बिकॉज उन्होंने 18 साल की उम्र तक, 20 साल की उम्र तक हमेशा दुनिया ऐसी ही देखी है, उनको लगता है यही नॉर्मल है, बिकॉज दे नेवर रियलाइज्ड कि नहीं यार ये तो विजन मेरी कम है। पेरेंट्स ने कभी चेक नहीं करवाया, दे नेवर न्यू कि उनकी विजन कम है। बट जब मेडिकल हुआ फिर देख रहे हैं कि यार ये तो मैं पूरा 6x6 बोर्ड पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ, है ना। एंड देन उस एज में हम फिर उसको वापस रिकवर भी नहीं कर सकते हैं, राइट। उसको लेजी आई बोलते हैं या एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। जो यंग एज के अंदर ही अगर आपको चश्मा हो और आपने नहीं लगाया है और आपकी विजन जो है वो परमानेंटली कम हो जाती है, तो उसको लेजी आई बोला जाता है। वो फिर हम उसको बाद में रिकवर नहीं कर सकते हैं विजन को। गॉट इट। सो सर बहुत सारे मोस्टली जब आपके पास क्लाइंट आते होंगे तो वो मतलब जैसे आपने बताया उनको अवेयरनेस ही नहीं है। अब कुछ तो ऑफ कोर्स कि आर्मी के लिए फिजिकल के लिए गए तो उन्हें पता चला, वो बहुत सारे ऐसे होते होंगे अवेयरनेस नहीं है, बट क्या ऐसा आकर पॉइंट बोलते हैं वो आपको कि अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरे को जरूरत है? देखो जैसे लोग यही बोलते हैं, जो बच्चे हैं उनका मोस्ट कॉमन सिम्टम ये है कि ब्लैक बोर्ड नहीं दिख रहा, है ना। और जो एडल्ट पेशेंट्स हैं उनका मोस्ट कॉमन होता है कि भाई जब गाड़ी चला रहे हैं सामने वाली गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा, है ना। टीवी पे स्कोर बोर्ड नहीं दिख रहा क्रिकेट का, है ना। मतलब वही जो आपको दूर से कुछ बोर्ड वगैरह नहीं पढ़ पा रहे, वो उनके मेन सिम्टम्स वही हैं रिफ्लेक्टिव एरर के ना, कि उनको डेली लाइफ या डेली रूटीन में प्रॉब्लम आ रही है। बच्चे ने स्कूल जाना है ना, उसको स्कूल में प्रॉब्लम हो रही है, 3rd या 4th बेंच के बाद नहीं दिख रहा, ऑब्वियसली मतलब उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसको चश्मे का नंबर है ना। एक इंसान नॉर्मल हमारी एज का वो ड्राइविंग कर रहा है, नहीं पता लग रहा वो सामने नंबर प्लेट क्या है, या जो रेड लाइट है उस पे जो वो टाइमर है वो नहीं दिखता बहुत लोगों को, है ना। जो डेली रूटीन में वो ऑब्जर्व करते हैं जहाँ पे भी डिस्टेंस विजन की जरूरत है, देन दे गेट टू नो कि अच्छा हाँ शायद कुछ प्रॉब्लम है, चश्मे का नंबर आ सकता है। राइट। क्योंकि बहुत सारे लोग, मतलब मैंने सुना है कि यार मेरे ना सर में दर्द होना स्टार्ट हुआ, देखते हैं एक बार आई टेस्ट करा लेते हैं। हाँ, वो सर में दर्द होना भी वही, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द साइंस ऑफ रिफ्लेक्टिव एरर। क्योंकि अब आप सपोज आपको चश्मे का नंबर है बट आप नहीं लगा रहे हो, तो आपकी आईज पे स्ट्रेन पड़ रहा है ना, योर आईज आर ट्राइंग टू सी इट, है ना, बट वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, स्ट्रेन पड़ रहा है, देन अगेन वो स्ट्रेन जो है वो एक हेडेक की तरह प्रेजेंट करता है। राइट सर, आप जो डिस्कस कर रहे थे कैटरैक्ट भी एक बहुत मतलब इंडिया में नॉर्मलाइज है, बहुत सारे लोगों को हो जाता है। एक रेंज ऑफ एज क्या होती है जब हमें ये आ जाता है, कैटरैक्ट आने के चांसेस बन जाते हैं? आफ्टर द एज ऑफ 60। आफ्टर द एज ऑफ 60 इट इज एन एज रिलेटेड चेंज। हो सकता है कि आपको कैटरैक्ट जल्दी बन भी जाए, मतलब एट द एज ऑफ 50-55 में अर्ली कैटरैक्ट चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट नॉट एवरी कैटरैक्ट हैज टू बी ट्रीटेड इमीडिएटली। जैसे बहुत बार लोग डर जाते हैं, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं एट द एज ऑफ 55-60, हम देखते हैं, हम उनको बताते हैं कि कैटरैक्ट है, बट ये जरूरी नहीं कि आपको कैटरैक्ट है तो आपको इमीडिएटली सर्जरी भी करानी है, ओके, है ना। कुछ कैटरैक्ट जो अर्ली कैटरैक्ट्स हैं उनकी वजह से जो विजन कम हो रही है
वो कई बार चश्मे के साथ ही रिकवर कर जाती है। अच्छा। बट जब आफ्टर मे बी फ्यू मोर ईयर्स, 5 साल 10 साल के बाद जब वो कैटरेक्ट और बढ़ जाता है और चश्मे के साथ भी क्लैरिटी नहीं आ रही है, देन दैट मीन्स कि आपको कैटरेक्ट सर्जरी की जरूरत है। सर कितने हायर चांसेस होते हैं कैटरेक्ट सर्जरी सक्सेस ही होगी या क्या होता है? बहुत कैटरेक्ट सर्जरी इज अ क्वाइट सेफ सर्जरी, ऐसा नहीं है। देखो हर एक सर्जरी में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन जरूर हो सकती हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल ह्यूमंस, है ना, एंड ह्यूमन एरर का स्कोप हमेशा रहता है। बट अदरवाइज यू सी, आई वुड से ऑन एन एवरेज इट इज 10 to 15 मिनट सर्जरी, है ना, एंड इट इज अ प्रीटी सेफ सर्जरी। 2 से 3 दिन में रिकवरी हो जाती है। आपका जो नेचुरल लेंस है वो निकाल के हमने उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस लगाना है, बट दैट इज इट, है ना। हाँ, थोड़े दिनों के लिए आंख में आपको ड्राइनेस बन सकती है क्योंकि कट्स लगते हैं। अब कट्स जो आंख में लगते हैं लेंस डालने के लिए या लेंस निकालने के लिए, है ना, उनको हील होने में थोड़ा टाइम तो लगता है ना। तो वो थोड़ा टाइम आपको ड्राइनेस, रेडनेस, इचिंग, थोड़ा फॉरेन बॉडी सेंसेशन उस तरह से फील हो सकता है। थोड़ी बहुत स्वेलिंग हो सकती है आंख में, बट जो आपको मेडिसिन वगैरह देते हैं वो आप रेगुलरली यूज करो एंड मे बी 2-3 वीक्स के अंदर you're गुड टू गो। ऑलमोस्ट 2-3 वीक्स, क्योंकि बोलते हैं कि ब्लैक चश्मा लगाते हैं उसके बाद। देखो ब्लैक चश्मा इसलिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं स्टार्टिंग में क्योंकि पेशेंट्स थोड़े से फोटोफोबिक हो जाते हैं, क्योंकि अब नेचुरल लेंस निकल गया है ना और उसकी जगह आर्टिफिशियल लेंस लगाया है। अब जो भी एम्बियंट लाइट है वो आपको बहुत ज्यादा फील होने लग जाती है एक बार को, क्योंकि इतने सालों तक कैटरेक्ट होता है। अब कैटरेक्ट ऐसा तो है नहीं कि आज बैठे और कल कैटरेक्ट हो गया। कैटरेक्ट आपको धीरे धीरे बन रहा है। आपको 50 इयर्स पे स्टार्ट हुआ और 60 इयर्स पे जाके वो मैच्योर हुआ, मतलब वो सर्जरी लायक पहुंचा। तो अब धीरे आप इतने सालों में आपकी जो आंख में लाइट जा रही है वो कम जा रही है नॉर्मल से, है ना। तो जब एकदम से आर्टिफिशियल लेंस डलता है तो बहुत लोग आके ऐसा भी बोलते हैं कि सर हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमें बच्चों की आंख लगी, कि हमें सब कुछ इतना साफ और इतना क्लियर दिख रहा है ना। तो वो लाइट एकदम से ज्यादा है, तो वो मे बी फॉर फर्स्ट फ्यू डेज हम बोलते हैं कि काला चश्मा लगा लो, उसके बाद तो जरूरत नहीं पड़ती है। आंसर सनग्लासेस क्या हमारे लिए अच्छे रहते हैं या नहीं होते हैं? सनग्लासेस बहुत अच्छे हैं। सनग्लासेस आपको रेगुलरली यूज करने चाहिए। आई थिंक अगर डर्मेटोलॉजिस्ट बोलता है कि सनस्क्रीन रोज यूज करनी चाहिए, आई वुड से सनग्लासेस भी इंसान को रोज लगानी चाहिए। मतलब अगर आपका यूवी लाइट या आउटडोर काम है, अब आप सारा दिन घर पे बैठे हो या ऑफिस में बैठे हो या वर्क फ्रॉम होम है, फिर तो देयर इज नो पॉइंट, राइट। बट अगर आप बाहर भी निकल रहे हो देन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सनग्लासेस लगाइए। यू मस्ट इन्वेस्ट इन अ वेरी गुड क्वालिटी सनग्लासेस। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई भी नॉर्मल से सनग्लासेस ले लो, नहीं। अच्छे सनग्लासेस, मेक श्योर देयर 100% यूवी प्रोटेक्शन के साथ उनमें वो कोटिंग है, बिकॉज यूवी लाइट का डेफिनेटली आईज के ऊपर डैमेजिंग इफेक्ट होता है। यूवी लाइट के एक्सपोजर से आपको कैटरेक्ट बढ़ता है। यूवी लाइट के एक्सपोजर से आपको कॉर्नियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यूवी लाइट के एक्सपोजर से आपको एज रिलेटेड पर्दे में चेंजेस आ सकते हैं, है ना। तो जितना कम एक्सपोजर होगा उतने ज्यादा चांसेस हैं कि इन बीमारियों का प्रोग्रेशन नहीं होगा, है ना। तो आई थिंक सनग्लासेस एक ऐसी चीज है जो अगर आप जितना लगाओ उतना आपके लिए बेटर है। ग्रेट। सो सर बॉलीवुड में ना बहुत सारे लोगों ने कॉन्टैक्ट लेंसेज बेच के एक बहुत अच्छा लाइक मार्केटिंग ही स्टंट यूज़ किया था, क्योंकि मुझे लगता है यूजुअली जब उनको हम रॉ लोगों में देखते हैं, कोई फुटेज देखते हैं, वो लोग भी ग्लासेस कैरी करते हैं, बट इन पिक्चर्स दे डोंट कैरी एनी ग्लासेस। तो अब जब जेनजी या फिर यंग पर्सन देखता है तो वो भी उनसे इंस्पायर होकर कॉन्टैक्ट लेंसेज की साइड जाता है। अब बहुत सारे लोग ना रेगुलर बेसिस पर यूज करने, इज इट सेफ टू यूज रेगुलर कॉन्टैक्ट लेंसेज? आई एम नॉट इन अ फेवर ऑफ यूजिंग कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंसेज, है ना। सी ऑप्टिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज अलग चीज है, ठीक है। दैट इज अगर आपको -10 का नंबर है, आप इतना मोटा चश्मा नहीं लगाना चाहते, आप सर्जरी भी नहीं कराना चाहते, देन ऑब्वियसली यू हैव नो अदर चॉइस बट टू पुट ऑप्टिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज। वो आप एक प्रॉपर ऑप्टिशियन से या अपने आई डॉक्टर से मिलके प्रॉपर कॉन्टैक्ट लेंस की फिटिंग करवा के फिर यूज करोगे, है ना। वो तो ठीक है, बट जो कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं जो ओवर द काउंटर मिलते हैं कि अब वो 100 रुपए के मिल रहे हैं, जाओ ले लो पहन लो, फिर ले लो पहन लो, आई थिंक वो सेफ नहीं है। वंस इन अ वाइल इज फाइन कि आपने कोई एक आधा फंक्शन अटेंड करना है, आपने एक दिन पहन लिए, मे बी 1-2 घंटे के लिए, दैट इज ओके, है ना। बट अब उनको रेगुलरली यूज करते रहोगे या फिर आपने सुबह पहने रात तक आप उसको पहन के रख रहे हो एंड मे बी आप उसी में सो भी रहे हो, आपने उतारे भी नहीं, फिर आप हर रोज यूज कर रहे हो, तो एक तरह से आप आंख के अंदर फॉरेन बॉडी डाल रहे हो ना, कुछ एक्स्ट्रा डाल रहे हो आंख के अंदर। तो जब इस तरह से कुछ आप डालते हो तो देयर इज ऑलवेज अ चांस कि आप हाइजीन को अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, है ना। आपको इन्फेक्शन हो सकती है आंख में, आपको एलर्जिक
कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, देयर इज अ कंडीशन विच इज नोन एज कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस्ड कंजंक्टिवाइटिस, है ना, एलर्जी हो जाती है कॉन्टैक्ट लेंस की वजह से, या कॉन्टैक्ट लेंस सोल्यूशन अगर साफ नहीं है तो आपको कॉर्नियल अल्सर हो सकता है, जो आपकी पुतली है उसके ऊपर अल्सर बन सकता है। एक बार अल्सर बन गया तो उसका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल है, आपकी विजन परमानेंटली भी जा सकती है। Oh my God. तो ओवर द काउंटर जो चीजें चल रही हैं वो तो आई वुड से कि नहीं करना चाहिए। हाँ, ऑप्टिकल कॉन्टैक्ट लेंसेज एक अलग चीज है ना, वो थेरेप्यूटिक चीजें हैं, वो पेशेंट के डे टू डे लाइफ को और बेटर बनाती हैं, है ना, तो वो आप एक ऑप्टिशियन या फिर एक आई स्पेशलिस्ट से मिलके ले सकते हैं, वो प्रॉपर फिटिंग करके आपको देंगे, आप उन्हीं को यूज करें अपने, जो आपको जैसे बताया जाता है। बट कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज के लिए तो इट इज अ लिटिल, मतलब मेरे लिए वो थोड़ा सा ऑफ चीज है कि आई डोंट यूजुअली रिकमेंड इट। और सर एक वे होना बहुत इंपॉर्टेंट है ना, राइट वे होना, कि आप किस तरीके से लगा रहे हो। डेफिनेटली। अब आप वो देख लो, अभी रिसेंटली आई थिंक आई मेड अ वीडियो एंड इट वेंट वायरल, जैस्मिन भसीन की जो वीडियो थी, एंड शी had used contact lenses, and if you read the article or you look at the videos, उसमें she clearly said कि she was using cosmetic contact lenses only, but डालते time I think she had some injury, या फिर because she developed injury in both the eyes, है ना, दोनों eyes के अंदर, या तो अब वो solution clean नहीं था, या फिर the technique was not right, both things can happen ना, या तो जिसमें वो contact lens पड़ा है वो solution ही आपका साफ नहीं है, या फिर जब आप लगा रहे हो, है ना, आपकी टेक्निक ठीक नहीं है, आपने अब गलती से अपने कॉर्निया पे टच कर लिया, आपके लंबे लंबे फिंगर नेल्स हैं, उससे अब्रेजन हो गया कॉर्निया को, तो देन इट इज अ ट्रबल फॉर यू। राइट। एंड बहुत बार ना लोग क्या करते हैं, जैसे ऑफ कोर्स वो कंसल्ट डॉक्टर से नहीं करेंगे, यूजुअली क्या करते हैं, लोकल वेंडर्स होते हैं, उन्होंने भी मशीन्स अपनी दुकानों पे रखी हुई हैं आंखें चेक करने की, वहाँ पर गए, आंखें चेक कराई, उन्हीं से ही नंबर बनवाया, चश्मा बनवाया और डन। इज इट रियली वर्क्स, और ये गलत है? नहीं, देखो, एक तो आई डॉक्टर्स होते हैं, एक ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं। ओके। जो चश्मे की दुकानें हैं वो ऑप्टोमेट्रिस्ट, they run those that is fine. Okay. They are certified to give you spectacle power. Got it. They are certified to perform various eye tests. That is fine. एक चीज है कि आप केमिस्ट की दुकान पे जाके सीधा आई ड्रॉप्स ले रहे हो, वो गलत है, वो गलत है। आई ड्रॉप के बारे में पता होना एक चीज है, आई ड्रॉप कब देनी है, कितनी देनी है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, वो अलग चीज है। अब केमिस्ट को ये तो पता है कि ये एक आई ड्रॉप है ना, ये आंख रेड होगी तो हमने आपको ये वाली आई ड्रॉप देनी है, या डॉक्टर ये वाली लिखता है तो मैं भी ये वाली पेशेंट को दे सकता हूँ, है ना। लेकिन उस आई ड्रॉप के क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, वो आई ड्रॉप कितनी बार देनी है, वो आई ड्रॉप किस तरह की रेडनेस में देनी है, ये तो आई डॉक्टर ही बता सकता है ना, ये केमिस्ट या फिर कोई फार्मासिस्ट नहीं बता सकता। सो वो चीज गलत है ना। आप डायरेक्टली ओवर द काउंटर आई ड्रॉप्स नहीं ले सकते हो। ऑब्वियसली यू कैन गो टू एन ऑप्टिशियन, अपना आई का टेस्ट करवा सकते हो, है ना, आई स्पेक्टिकल पावर चेक करवा सकते हो, उनसे आप कॉन्टैक्ट लेंसेज भी ले सकते हो, दे आर इवन सर्टिफाइड टू गिव यू कॉन्टैक्ट लेंसेज आल्सो। ओके, वो आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। गॉट इट। सर बहुत अच्छा पॉइंट आपने रखा है कि आई ड्रॉप यूजुअली लोग क्या करते हैं, आंखों में थोड़ी सी इचिंग हो रही है, कुछ हो रहा है, दे गो टू केमिस्ट। यूजुअली मेरी फैमिली में एक बार ऐसा हुआ था कि बहुत ज़्यादा रफनेस ड्राइनेस आ रही थी, सो मेरे चाचू गए, उन्होंने बोला और उन्होंने एक ड्रॉप दे दिया। पहले उन्होंने जब डाला तो वो नॉर्मल था, मॉर्निंग में उठे तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होने लगा कि दर्द हो रहा है। देन वी वेंट टू डॉक्टर कि चेक कराया जाए, फिर उन्होंने बोला आपने रात को क्या आईज में डाला था, तो वो नो डाउट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस ये, हाँ सॉरी टू प्लीज। नहीं, हाँ वही मैं कह रहा हूँ कि आई ड्रॉप्स ऐसे आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि यूजुअली इन ड्रॉप्स में स्टेरॉइड्स हो सकते हैं। ओके, है ना। ओके, तो आपको क्या पता कि कौन सी बीमारी में स्टेरॉइड देने हैं कि नहीं, या डालने हैं कि नहीं ना। वी हैव सीन पेशेंट्स जो 2-2 साल 3-3 साल नॉर्मल फार्मासिस्ट से आई ड्रॉप्स लेके यूज कर रहे हैं कि उनको आईज में रेडनेस हो रही है, एलर्जी हो रही है ना, डालते जा रहे हैं बिना मॉनिटरिंग के कि उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा, एंड देन दे डेवलप कैटरैक्ट्स एट यंग एज, है ना। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैटरैक्ट इन यंग एज इज की स्टेरॉइड यूज, है ना। ओके। जो आई ड्रॉप्स वो यूज करते हैं पेशेंट्स कई बार, तो उसकी वजह से कैटरैक्ट बन जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं पेशेंट्स को। गॉट इट। एंड एक मेजर प्रॉब्लम ऑल्सो एक और है, दैट इज कि लोग ना आयुर्वेदिक ड्रॉप्स, बहुत सारे नए ड्रॉप्स आ जाते हैं कि ये हेल्पफुल है, और इसको मार्केट भी इस तरीके से किया जाता है कि आपकी 10 साल का जो चश्मा लगा हुआ है वो हट जाएगा। देखो, मैं आज आपके पॉडकास्ट के थ्रू भी ये बोलना चाह रहा हूँ
कि अगर कोई भी ऐसा इंसान है हाँ जी, जिसका चश्मे का नंबर आई ड्रॉप डाल के उतर गया है, हाँ वो आके मुझे मिल ले एक बार और मैं उसी दिन अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस छोड़ दूंगा। मैं उसी दिन सब काम धंधा छोड़ के, जैसे वो IITian बाबा है ना, मैं वही MD MCH बाबा बन जाऊंगा। ठीक है। मैं ये प्रैक्टिस छोड़ दूंगा। कोई एक इंसान आके मुझे मिल ले कि मेरा इतना चश्मे का नंबर था, -6 -7, और मैंने ये आयुर्वेदिक ड्रॉप डाली और मेरा चश्मे का नंबर उतर गया, मैं उसी दिन सब त्याग दूंगा मैं भी, है ना। और ये मैं बहुत बड़ा क्लेम कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स सर, क्योंकि मुझे पता है कि ये पॉसिबल नहीं है। In last 10 years I have not seen a single patient जिसका चश्मे का नंबर ड्रॉप्स डाल के उतरा हो। जब भी हम लोग बात करते हैं तो बहुत सारे ना एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, बहुत सारे लाइक इंडस्ट्रीज उठकर आ जाती हैं आइस के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम्स के लिए, बहुत सारी चीज़ें। तो आपके अकॉर्डिंग आप किसको, मतलब पर्सन टू पर्सन बहुत चीज़ें वेरी करती हैं, तो आप कैसे रिकमेंड करते हो किसी पर्सन को? देखो जो ये पैथीज ऑफ मेडिसिन है ना, अब इसके अंदर ना ये बड़ा डिबेटेबल सा टॉपिक है, राइट, है ना। अब मैं कुछ बोलूंगा तो इसमें विवाद भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन जो मेरा स्कोप है, जो मेरा डोमेन है, उसमें आई एम प्रीटी श्योर कि ये चीजें काम नहीं करती हैं, है ना। अब लीवर के लिए, किडनी के लिए वो कर रही हैं कि नहीं, आई डोंट नो, है ना। क्रॉनिक बीमारियों में कितना हेल्पफुल है, आई डोंट नो। वेदर इट इज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन, बाय प्रिवेंटिव मेडिसिन आई मीन कि वो बीमारियां आपको होंगी नहीं अगर आप एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस या अच्छी हेल्दी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हो, आई डोंट नो, है ना। बट आई नो कि इनका थेरेप्यूटिक इफेक्ट आईज पे इज अनलाइकली। थेरेप्यूटिक इफेक्ट का मतलब है कि आपको कोई बीमारी है, आपने उसका हेल्प ली और वो चीज ठीक हो गई, गॉट इट, वो इज वेरी अनलाइकली। आई हैव नेवर सीन अ पेशेंट, क्योंकि आई बड़ा सेंसिटिव सा टिश्यू है ना। आप उसमें आप यू कांट रिस्क इट इस तरह से कि आप बिना कोई कॉन्स्टिट्यूएंट्स जाने, है ना, बिना उसके इंग्रेडिएंट्स जाने आप आंख में कुछ भी डाल लेंगे। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप कोई भी आई ड्रॉप देख लो जो मार्केट में इस तरह से मिलती हैं, वो कहती हैं कि हम आंख में कैटरेक्ट भी ठीक कर देती हैं, हम आंख में चश्मा भी उतार देती हैं, हम आंख का प्रेशर भी ठीक कर देती हैं, अगर आपको ऑप्टिक नर्व की प्रॉब्लम है हम वो भी ठीक कर देती हैं, आपको रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है हम वो भी ठीक कर देती हैं। अब ये सारी बीमारियों का जो मैकेनिज्म है ना आंख में, वो अलग अलग है। हर बीमारी का पाथवे सेम नहीं है। मतलब ये पाथवे ए से आपको कैटरेक्ट हो रहा है, बी से आपको ग्लूकोमा हो रहा है, सी से आपको कुछ हो रहा है, डी से आपको कुछ हो रहा है। मतलब अलग अलग पाथवे से आपको अलग अलग तरह की डिजीजेज हो रहे होती हैं। तो आप कैसे क्लेम कर सकते हो कि एक सिंगल आई ड्रॉप सब कुछ ही ठीक कर देगी? वो पॉसिबल नहीं है ना। तो वो मेरे को तो वो बात बहुत ज्यादा ल्यूक्रेटिव लगती नहीं है, और ना ही मैंने कभी वो प्रैक्टिस करी है, ना ही मैं उसको प्रमोट करता हूँ, ना ही मैं अपने किसी पेशेंट को वो चीज रिकमेंड करता हूँ। हाँ, बॉडी के किसी और ऑर्गन के लिए वो हेल्पफुल हो तो वेल एंड गुड, बट एज फार एज माई स्पेशलिटी इज नोन, आई नो कि ऐसा होता नहीं है। एंड सर एक और मिथ है या फिर ये रियलिटी है कि जब भी हम लोगों को आई में बहुत स्ट्रेस होते हैं, इरिटेशन होती है यूजुअली, या कभी हम 2 वीक लाइक 2 पहियों पर गए और फिर उसके बाद आए बहुत ज़्यादा डस्ट आ गया, आंखों में बहुत सारी चीज़ें हुई, सो गुलाब जल डाल लो, बहुत रिलीफ मिलेगा। नहीं, देखो अब वही बात होगी ना, गुलाब जल भी तो वही चीज है ना। मतलब यू डोंट नो कि वो, मतलब आई वुड, अब ऐसे तो लोग ऑयल भी डाल रहे हैं, लोग लीच थेरेपी भी कर रहे हैं। देयर इज अ थिंग व्हिच इज नोन एज लीच थेरेपी। इफ यू हैव सीन माय वीडियोस, आई हैव इवन एक्सप्लेन्ड, वो भी मैंने उस पे भी मैंने बताया है कि अब लीच थेरेपी से दे प्रिज्यूम वो आंख के आसपास लीचीज लगा देते हैं कि इट विल सक द बैड ब्लड, एंड वो गंदा खून सक कर लेगा तो आपका प्रेशर ठीक हो जाएगा, आपका कैटरेक्ट ठीक हो जाएगा, आपका चश्मा उतर जाएगा। अरे भाई, आपको बताया किसने ये बात कि गंदे खून से कैटरेक्ट होता है, गंदे खून से ग्लूकोमा होता है? ऐसा होता ही नहीं है ना। आपने पेशेंट के आसपास पूरी लीचीज लगा दी, एंड वी हैव सीन पेशेंट्स जिनको लीच की वजह से आंख में अल्सर्स बन गए हैं, है ना। उनकी आई पूरी की पूरी डैमेज हो गई है। वो लीच का जो टॉक्सिन्स है या लीच का जो बाइट है वो आंख के अंदर हो गया है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल पेशेंट ब्लाइंड ही हो गया है ना। तो ये सब क्लेम्स तो आई थिंक, चाहे गुलाब जल हो, चाहे दृष्टि आई ड्रॉप हो, ये पतंजलि वाली, चाहे आंख में घी या तेल गरम घी या तेल डालना, वो भी यहाँ पर पूरा A to Z वही आटे से पूरा वो करके और फिर उसके बाद गरम घी डाला जा रहा है। अब आप अगर आप इस वीडियो को डालोगे, यू विल गेट हेट कमेंट्स, है ना। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि लोगों को क्या लगता है कि जो लोग आयुर्वेदा के अगेंस्ट बोलते हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट आयुर्वेदा, बट लोग आयुर्वेदा को ना ट्रेडिशनल, जो इंडियन
बीइंग इंडियन के साथ कंपेयर करते हैं कि अगर आप आयुर्वेदा को गाली दे रहे हो मतलब आप एक ट्रू इंडियन नहीं हो, है ना। दे फील कि जो आयुर्वेदिक फॉर्म ऑफ मेडिसिन है दैट इज इंडियन फॉर्म ऑफ मेडिसिन, बट दैट डज नॉट मीन कि इट विल ऑलवेज बी करेक्ट, राइट, है ना। वी आर इन 21st सेंचुरी, मॉडर्न मेडिसिन का टाइम चल रहा है, लोग एविडेंस बेस्ड, लोग करोड़ों रुपया लगा रहे हैं टू कंडक्ट स्टडीज, है ना। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स निकलते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द स्टडीज में भी अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे पा रही, कुछ स्टडीज अच्छे रिजल्ट्स देती हैं, उनके बेसिस पे आपके लिए ट्रीटमेंट फॉर्मुलेट होते हैं, है ना। इतने फेज 0, फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 तक क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, फिर जाके वो मेडिसिन मार्केट में लॉन्च हो रही है। आप बोल रहे हो गुलाब जल डाल लो बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी स्टडी के, है ना, बिना किसी एविडेंस के। तो मतलब वो तो ब्रो साइंस ही है फिर, कि आपके पूर्वजों ने 3000 साल पहले डाली थी इसलिए आप डाल लो, है ना। बट उसका कोई प्रूफ नहीं है। आप कहीं हमें दिखाओ, कोई कहीं पे कुछ पब्लिश करो डाटा, कहीं आप दिखाओ, कहीं एविडेंस दिखाओ कि हाँ इससे ऐसा हुआ है, बोलने से नहीं होता है ना। ट्रू, बहुत बार तो लाइक मुझे लगता है गिमिक की ही चीजें चलती हैं और उसको बोला भी इस तरीके से जाता है कि आप जानते हैं ये वो, और ये चीजें वायरल भी बहुत होती हैं, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी क्या है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि शॉर्टकट, कि हमें इजी वे आउट मिल जाए, राइट, है ना। कैटरेक्ट है, ड्रॉप डालो, वो कह रहे हैं ठीक हो जाएगा, चलो डाल के देख लेते हैं क्या ही हर्ज है। ये जो इंडियंस की टेंडेंसी है ना कि क्या कि नुकसान भी क्या है ना, तो उस नुकसान भी क्या है के चक्कर में वो डालते रहते हैं और एक्चुअली में नुकसान हो जाता है और उनको पता नहीं लगता है कि नुकसान हो गया। आधी चीजें तो इसलिए ट्राई कर लेते हैं, चल फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छा नहीं लगेगा तो बुरा भी तो नहीं होगा। ये जो इनकी टैगलाइन है ना कि साइड इफेक्ट कोई नहीं है ना, यूएसपी है ना, वो बहुत बुरी चीज है। उसकी वजह से लोगों को एंड स्टेज बीमारियां तक हो जाती हैं। अब लोगों को डायबिटिक रेटिनोपैथी है पर्दे में, आप बोल रहे हो ड्रॉप डालो, मरीज 4 साल से ड्रॉप डाल रहा है, रेटिना स्पेशलिस्ट को मिला नहीं, पीछे पर्दे में ब्लड आया हुआ है, अल्टीमेटली ब्लड इतना आ गया कि वो सेंटर तक पहुंच गया है, आपकी आंख में विजन सडनली ड्रॉप कर गई। अब पेशेंट आपके पास आया कि डॉक्टर साहब आपने जो वो ड्रॉप दी थी वो तो मेरी नहीं, अब आपकी ना सर्जरी की स्टेज आ गई है, अब आप चले जाओ आई सर्जन के पास, है ना। वो तो कोई सेंस नहीं बनता। आप या तो उनको टाइमली रेफर करो, है ना, आप उनको बस मोटिवेट करो कि अच्छी प्रैक्टिसेस रखें, डायबिटीज कंट्रोल करें, है ना, लेकिन आप पेशेंट को मिसगाइड तो मत करो, है ना। एटलीस्ट आप उनको पहले, हमारे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जो बोलते हैं कि सर हम तो 5 साल से वहां दिखा रहे थे, सब ठीक था, फिर अचानक से हो गया, एकदम से। अचानक से तो इसलिए हुआ ना क्योंकि वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ती रही और उस स्टेज पे पहुंच गई कि अब आपको अचानक से पता लगा है, है ना। ये आप 5 साल पहले हमारे पास आ जाते तो आपको यहाँ तक पहुंचना ही ना पड़ता, इस स्टेज ऑफ द डिजीज तक। राइट सर, मैं ना आपकी जब इंस्टा स्क्रॉल कर रहा था तो मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें जो गोभी के वॉर्म्स होते हैं वो एक आई में लाइक आ गए थे किसी के। हाँ। तो आपने कभी ऐसे क्यों वो जो आप गोभी का वॉर्म बोल रहे हो दैट इज डिफरेंट, दैट इज न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस। ओके, दिस इज डिफरेंट। वो लोआ वॉर्म था, दैट इज एन अफ्रीकन आई वॉर्म। ओके, उसका मोड ऑफ स्प्रेड डिफरेंट है, वो नॉर्मली हम इंडियंस में कम मिलता है ना, इट इज नॉट वेरी कॉमन इन इंडिया, इट इज अफ्रीकन वॉर्म। वो बेसिकली आईज के अंदर आता है। जो फ्लाई है, कोई एक जो फ्लाई है वो बाइट करती है, देन उसका जो एडल्ट वॉर्म है वो हमारे सबक्यूटेनियस टिश्यू में चला जाता है, देन इट ट्रेवल्स थ्रू द ब्लड एंड ब्लड के थ्रू वो बॉडी के किसी भी ऑर्गन में जा सकता है, तो वो अल्टीमेटली कभी कभी आईज में आके सेटल हो सकता है। माय गॉड। तो वो वाली जो वीडियो है दैट इज नॉट द गोभी का वॉर्म, दैट इज अ डिफरेंट वॉर्म। ओके, तो उसकी सर्जरी उसी तरीके? हाँ, उसमें बेसिकली ये है कि वो नॉर्मली विजन थ्रेटनिंग नहीं होता है, बट ये है कि वो आईज में रेडनेस कर सकता है और इस तरह से जैसे आपको हार्मफुल होता है। हाँ, हार्मफुल मतलब कि आपकी विजन को यूजुअली वो इफेक्ट नहीं करता है इतना, बट आपको डिस्कम्फर्ट, रेडनेस, पेन, ये सब चीजें कर सकता है, तो इसलिए उसको निकालना जरूरी है आंख में से। एंड गोभी वाले फॉर्म की अगर हम बात करें वॉर्म की, वो जो वॉर्म है वो विजन थ्रेटनिंग है। वो वॉर्म जो है उसको हम सिस्टिसर्कोसिस बोलते हैं। वो नॉर्मली ब्रेन में जाता है, जिसकी वजह से आपको दौरे पड़ सकते हैं, सीजर्स के अटैक आते हैं लोगों को, बट वो वॉर्म कई बार आई के अंदर भी आ जाता है ना। वो पीछे क्रोइडल ब्लड फ्लो के थ्रू वो आपके रेटिना के अंदर या आपकी विट्रस कैविटी, आंख के अंदर एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर भी आ सकता है। अगर वो उसमें आ गया और वो वॉर्म फट गया या वो वॉर्म आंख के अंदर मर गया, सपोज दैट वॉर्म डाइज, तो उसके जो टॉक्सिन्स हैं वो आंख में रिलीज हो जाते हैं। माय गॉड। अगर वो टॉक्सिन्स रिलीज हो गए तो आपको यूवियाइटिस लाइक पिक्चर, एक बहुत ही एंड स्टेज डिवास्टेटिंग कॉम्प्लिकेशन हो जाती है। उस केस में तो फिर आई को कोई बचा नहीं सकता है, फिर तो मतलब हमें बहुत इमीडिएट अर्जेंट सर्जरीज करनी पड़ती है उन कंडीशंस में। ऐसा कभी केस आपके पास है? हमने किए हैं, आई हैव डन लाइक इन लास्ट 2-3 years
2-3 बहुत कॉमन नहीं है, इट इज वेरी अनकॉमन, नॉट वेरी वेरी कॉमन। रेयर। हाँ, वेरी रेयर। लाइक इन माय करियर ऑफ लास्ट 10 years मैंने हार्डली 5 या 6 केसेस ही देखे हैं, इतने नहीं है, मे बी ज्यादा भी देखे होंगे, अब याद नहीं है, बट जो ऑपरेट किए हैं दोज आर जस्ट लाइक तो क्योर हो जाते हैं, मतलब सम ऑफ देम दे डू गुड इफ दे प्रेजेंट अर्ली, द लेटर यू कम, है ना, द वर्स द प्रोग्नोसिस इज। गॉट इट। ठीक है सर, ऑफ कोर्स अभी कुछ मिथ्स के बारे में हम लोग बात करना चाहेंगे जो कि मार्केट में हैं। क्या एक्चुअल में स्मोकिंग, वेपिंग ये हमारी आईज को इम्पैक्ट करते हैं? ये करते हैं। स्मोकिंग का तो बॉडी के हर एक ऑर्गन पे इफेक्ट आता है। आप स्मोक कर लो, वेप कर लो, आप किसको पागल बना रहे हो? अल्टीमेटली तो आप बॉडी में स्मोक ही डाल रहे हो ना, है ना, तो दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। अल्टीमेटली आपकी बॉडी के अंदर निकोटीन जा ही रहा है, right. है ना, एंड तो निकोटीन का साइड इफेक्ट तो आपको आएगा ही आएगा। वो आईज में भी आएगा, वो लंग्स पे भी आएगा, ब्रेन में भी आएगा, है ना। इट विल डेफिनेटली वर्सन द प्रॉब्लम्स व्हाटएवर यू हैव। स्पेशली स्मोकिंग का आपकी एज रिलेटेड जो डीजनरेशन है पर्दे की, उसके साथ डायरेक्ट इम्पैक्ट है। ग्लूकोमा के साथ डायरेक्ट इम्पैक्ट है, कैटरेक्ट के साथ डायरेक्ट इम्पैक्ट है। बाय डायरेक्ट इम्पैक्ट वी मीन कि जो लोग स्मोकिंग ज्यादा करते हैं उनमें ये सब बीमारियां बनने के चांसेस ज्यादा हैं, है ना, तो वो तो है ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट मिथ इज मास्टरबेशन आल्सो इफेक्ट आई? नो, नॉट एट ऑल। ऑलराइट, और भी बहुत सारे मिथ्स हैं, जैसे कि एग्जांपल के चलते हैं, अगर गलत क्वालिटी का काजल, आईलाइनर वो इफेक्ट करता है हमारी आईज को? डेफिनेटली। काजल हो गया, मस्कारा हो गया, आई डोंट नो, जो भी आई लाइनर्स हो गए, अगर आप इनको, एक तो अगर आप पुअर क्वालिटी यूज कर रहे हैं, है ना, और आप इनको रेगुलरली यूज कर रहे हैं और इनको वॉश आउट नहीं कर रहे हैं, मतलब आप इसको क्लीन नहीं कर रहे हैं रोज रात को सोने से पहले, तो ये अल्टीमेटली इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स ना आपकी आंख के अंदर डिपॉजिट होते रहते हैं, दे कीप गेटिंग डिपॉजिटेड, एंड अल्टीमेटली वो एलर्जी, पेपिलेस बना देती हैं आपके आंख के अंदर, कंजंक्टिवा के अंदर, एंड वो एलर्जी हो गया, रेडनेस, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, ड्राइनेस, ये सब कॉज करती है। आपके यहाँ पे कुछ ग्लैंड्स हैं, बहुत छोटे छोटे ग्लैंड्स हैं जो ऑयल सिक्रीट करते हैं, जिनको मियोबियन ग्लैंड्स बोलते हैं। अगर आप उसके ऊपर बहुत थिक काजल या फिर आईलाइनर लगाते हैं तो वो ग्लैंड्स ब्लॉक हो जाते हैं, उनकी सिक्रीशंस ब्लॉक हो जाती हैं, और वो सिक्रीशंस बहुत जरूरी हैं आपकी आई हेल्थ के लिए, है ना। तो फिर वो सिक्रीशंस नहीं होंगी तो आपको ड्राइनेस बनेगी, इरिटेशन होगी, है ना, एलर्जी हो सकती है, मतलब आपको फॉरेन बॉडी सेंसेशन फील होगा। तो ऑब्वियसली ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं आप यूज कर सकते हैं, नो डाउट, बट आपको आई हाइजीन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप इनको बहुत अच्छे से क्लीन करें। सर, क्या प्रैक्टिस फॉलो करी जाती है एक आई हाइजीन को मेंटेन करने की? नहीं, देखो, आईज जो है ना, वो उनके अंदर एक नेचुरल क्लींजिंग मैकेनिज्म है। हमारी अपनी एक टीयर फिल्म है जो आपके आउटर सरफेस ऑफ द आई को, जिसको हम कॉर्निया बोलते हैं, उसको वो क्लींस करती रहती है, वो सर्कुलेट होती रहती है। तो आपको कोई स्पेसिफिक हाइजीन प्रैक्टिस नहीं यूज करनी। जैसे अब मैं कुछ लगाता नहीं हूँ तो मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं सुबह बस एक बार नहाता हूँ, है ना। अब ऐसा नहीं है कि मेरे को स्पेशली आंख में छींटे मारने हैं, ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, या मेरे को कुछ स्पेशल आईज पे कुछ लगाना है या आंख में स्पेशल कुछ डालना है, ऐसा कुछ नहीं है। बाय आई हाइजीन आई मेंट कि अगर कोई कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर रहा है तो उसके लिए उसको क्लीन तो करना पड़ेगा ना। अदरवाइज अगर हम कुछ नहीं यूज कर रहे हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली। हाँ, आपको आपकी बॉडी में नेचुरल क्लींजिंग मैकेनिज्म है, आपकी आईज में नेचुरल क्लींजिंग मैकेनिज्म है जो टीयर फिल्म को सर्कुलेट करता रहता है, एंड अगर कुछ डेब्रीज वगैरह छोटी मोटी होती है, दे गेट वॉश्ड आउट। गॉट इट। एंड क्या डार्क सर्कल्स का मेजर रीजन आई हेल्थ होता है? आई हेल्थ नहीं होता है, इट इज डार्क सर्कल्स। तो बेसिकली मोर ऑफ ये है कि आपको हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, है ना। हाइपर पिगमेंटेशन अगर डिहाइड्रेशन है, स्ट्रेस है, लैक ऑफ स्लीप है ना, हार्मोनल चेंजेस की वजह से, उन सब चेंजेस की वजह से है। मतलब कि आई हेल्थ का डायरेक्टली डार्क सर्कल से कुछ लेना देना नहीं है। बाय दैट आई मीन कि अगर किसी को बहुत सारे डार्क सर्कल्स हैं, है ना, ये कोई जरूरी नहीं कि उसकी विजन कम होगी, उसकी विजन नॉर्मल हो सकती है। या फिर अगर किसी को डार्क सर्कल्स बिल्कुल नहीं है तो उसकी विजन अच्छी होगी, वो भी जरूरी नहीं है। तो उनका कोई, बिकॉज इट इज मोर ऑफ अ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम एंड नॉट डायरेक्टली आई रिलेटेड प्रॉब्लम। गॉट इट। एंड आई पफिनेस? आई पफिनेस ऑल्सो सेम, है ना। वो भी मतलब बेसिकली यही है कि हाँ, कई बार हम देखते हैं कि कईयों को आई पफिनेस हो जाती है बिकॉज जिनको एलर्जी होती है आईज में, है ना, ये आउटर पार्ट ऑफ द आई में एलर्जी है, उसकी वजह से पफिनेस हो सकती है। बट मोस्टली ये स्किन रिलेटेड चीजें ही हैं, डायरेक्टली आई हेल्थ के साथ या विजन के साथ इनका कुछ लेना देना नहीं।
गॉट इट। सर एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, जैसे बहुत बार एक आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट नेम, जब हम लोग ब्लैक चश्मा लगाकर घूमते हैं जिससे कि दूसरे को भी ये प्रॉब्लम ना हो जाए, आई फ्लू जिसको आई फ्लू, सॉरी। हाँ। तो जब वो उस केस होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक पर्सन को वो स्टार्ट होता है और वो अदर देन लोगों में कम्युनिकेट होता चला जाता है, तो उसको क्योर करने का प्लस उससे बचने के क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं? देखो आई फ्लू जब फैलता है ना, वो चश्मा लगाने से आपका ऐसा नहीं है कि नहीं फैलेगा। मतलब लोग चश्मा लगाने वाली मिथ कहाँ से आई है? वो ये है कि किसी को जिसको आई फ्लू है आप उसको देखोगे तो आपको भी आई फ्लू हो जाएगा। हाँ राइट, है ना, इसलिए लोग बोलते हैं कि चश्मा लगा लो, बट उसका मेन रीजन ये नहीं है। उसका मेन रीजन ये है कि जब आप काला चश्मा लगा के रखते हो तो आपकी आंखों को मलने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। क्योंकि जो आई फ्लू है या कंजंक्टिवाइटिस है, इन्फेक्टिव कंजंक्टिवाइटिस, वो हैंड फॉर्माइट से फैलता है। इसका मतलब कि सपोज मेरे को कंजंक्टिवाइटिस था, मैंने टच किया और मैंने यहाँ हाथ रख लिया, फिर अब आप आके बैठे इधर, आपने यहाँ ऐसे बैठे हो, फिर आपने अपना हाथ ऐसे लगा लिया बाई चांस बात करते हो तो आपको फैल गया। इसको बोलते हैं फॉर्माइट ट्रांसमिशन, है ना। तो इस चीज से फैलता है। इट इज अ हाईली कॉन्टेजियस डिजीज, है ना कि देखने से फैलता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि अगर आपको प्रिवेंट करना है तो आपको क्या करना है, आपको आइसोलेट हो जाना है। एक तो आइसोलेशन रखनी है, दूसरा आपको हैंड हाइजीन, आई हाइजीन का ध्यान रखना है कि आप बार बार आई रबिंग मत करें। कुछ भी सामान टच कर रहे हैं तो फिर आप हैंड वॉश कर लें बार बार, है ना, कॉन्टिन्यूस हैंड वॉशिंग करें। आपको जो हमने आई ड्रॉप्स दी हैं, एंटीबायोटिक्स दी हैं, वो कॉन्टिन्यूसली आप रेगुलरली यूज करें, क्योंकि ये नॉर्मली सेल्फ लिमिटिंग डिजीजेज होते हैं। आई फ्लू जो है ना, सेल्फ लिमिटिंग का मतलब है ये अपने आप 1 वीक to 2 वीक्स में ठीक हो जाता है, उतना टाइम इसको लगता है। बट आपको आंख में कुछ सुपर एडेड इन्फेक्शन ना हो जाए, है ना, तो इसलिए हम साथ में कुछ एंटीबायोटिक ड्रॉप्स और आपके कंफर्ट के लिए कुछ लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स देते हैं। गॉट इट। एंड रबिंग आईज को करना इज हार्मफुल, मतलब जो बहुत जैसे अग्रेसिव रबिंग इज हार्मफुल। अगर आप बहुत जोर से अपने आईज को रब करते हैं तो आपकी जो पुतली है, कॉर्निया जिसको बोलते हैं, वो थिन हो जाती है, जिसको केराटोकोनस बोलते हैं। आपको केराटोकोनस नाम की बीमारी हो सकती है अगर आप बहुत अग्रेसिवली आईज को रब कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोग बोलते हैं हमें आदत है आई रब करने की। आदत नहीं हो सकती, देयर हैज टू बी अ कॉज। आपकी आंख में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आपको एलर्जी हो सकता है, कुछ एलर्जी हो या ड्राई आईज हो, या आपको कुछ रिफ्लेक्टिव एरर हो। जैसे बच्चों में अगर चश्मे का नंबर होता है, उनकी टेंडेंसी होती है बार बार आईज को रब करने की, तो आपको वो रूट कॉज को ठीक करना है। वो रूट कॉज ठीक हो जाएगा तो अपने आप आपकी आई रबिंग जो है वो भी ठीक हो जाएगी। ग्रेट सर, मेरे को मुझे लगता है सम अप करना है, एंड आई वांट कि मैं आपसे ना 3-4 सुपर फूड्स पूछूं जो हमारी ऑडियंस को, मेरे को, बहुत लोगों को हेल्प आउट करें हमारी आई हेल्थ को और अच्छे से रखने में। देखो सुपर फूड, आई वुड से कि अगर कुछ सुपर फूड्स मैं बताऊं, मतलब सुपर फूड्स का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी आंख, पहली बात ये है कि सुपर फूड का मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी आंख की बीमारियां ठीक कर देगा। सुपर फूड का मतलब सिर्फ ये है कि वो आपकी आई हेल्थ को अच्छा रखेगा, बीमारियों को होने से थोड़ा प्रिवेंट कर सकता है या बीमारियों के प्रोग्रेशन को रोक सकता है। तो हमें हमारी आईज के लिए omega-3, omega-6 बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब ये आपको किन में मिलते हैं? आपको ये फिश में मिलता है ना। अब फिश हो गया, होल एग्स हो गए, है ना, उन सब के अंदर omega-3, omega-6 बहुत ज्यादा है। इसी तरह से बीट रूट हो गई, है ना, एंड देन जो पिस्टैशियोज हैं उनमें ल्यूटिन और जियाजेंथिन नाम का पिगमेंट है जो आपके रेटिना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिस्टैशियोज हो गए, नट्स हो गए, अलसी के बीज हो गए, है ना, ऑल सॉर्ट्स ऑफ नट्स, दे आर गुड फॉर आई हेल्थ। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, एवरीथिंग इज गुड फॉर आई हेल्थ। बट वो यू कैन से कि जो भी नेचुरल अच्छी चीजें हैं वो आपके लिए सुपर फूड ही है एक तरह से, राइट। बट आप उससे ये नहीं सोच सकते कि ये खा के आपका चश्मे का नंबर उतर जाएगा या अब मैं बीमारी प्रिवेंट हो जाएगी। वो नहीं होगा। बीमारी प्रिवेंट हो सकती है, बीमारी ट्रीट नहीं हो सकती, है ना। आपको एज रिलेटेड मैकुलर डीजनरेशन अब हो गया है, आपके पर्दे में डीजनरेशन हो गई है उम्र की वजह से। अब आप बोलो कि मैं अब ये कुछ खाता हूँ और ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट आपने अगर उसको अपना लाइफस्टाइल बनाया हुआ है, आप उसको रेगुलरली बहुत सालों से कंज्यूम कर रहे हो, omega-3, omega-6, ल्यूटिन, जियाजेंथिन, ये सब मल्टीविटामिन्स वगैरह, आप अच्छा मल्टीविटामिन रिच फूड्स आप ले रहे हो, तो ऑब्वियसली ये सब बीमारियों का जो प्रोग्रेशन है वो कम हो जाता है। ग्रेट। और सर दिल्ली का पॉल्यूशन वो भी बहुत हार्मफुल है हमारी आईज के लिए। या डेफिनेटली पोल्यूशन की वजह से आपको आईज में एलर्जी, है ना, ड्राइनेस। वी हैव सीन पेशेंट्स, जब दिल्ली का AQI 1000 क्रॉस कर गया था, वी हैव सीन पेशेंट्स की उनके आईलिड्स के अंदर यहाँ पे जो 2 व्हीलर्स पे ड्राइव करते थे विदाउट अ हेलमेट या विदाउट आई वेयर,
उनके यहाँ पे मोटे मोटे पोल्यूटेंट्स चिपके हुए थे। माय गॉड। एंड दे केम विद कि हमें ड्राइनेस हो रही है, इचिंग हो रही है। एंड जब हमने उनको अपनी मैग्नीफाइंग मशीन पे देखा है तो उनकी ये लोअर लिड के अंदर इतने मोटे मोटे पार्टिकल्स, ग्रीन कलर के पार्टिकल, ब्लू कलर के पार्टिकल्स लगे हुए हैं, विच क्लियरली शोड कि जो इन्वायरमेंट में पोल्यूटेंट्स थे उस टाइम पे जब AQI इतना हाई हो गया था और आप 2 व्हीलर ड्राइव कर रहे हो तो वो सीधा एयर जो आके लगी आइस पे उसने मोटे मोटे पार्टिकल्स आई के ऊपर वो आके स्टिक हो गए एंड उसकी वजह से पेशेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। गुड सनग्लासेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Great to have a conversation with you, sir. Honestly, काफ़ी straightforward and cut short answers मैंने expect किए थे and 110% मुझे वही मिले हैं and 100% मैं चाहूँगा मेरी audience को भी कि उनके mind में जो भी question हो so that we can invite you again and we can solve that questions as well. I just want to ask you your feedback as well as host. हाँ definitely. See, it is always very I would say मुझे बहुत अच्छा लगता है कि whenever somebody invites me to a podcast because this is like a medium to educate people, है ना? आप और मैं यहाँ इसीलिए गप मारने नहीं बैठे हैं, हम इसीलिए बैठे हैं कि लोगों को हम कुछ नॉलेज दे सकें, है ना? क्योंकि जो सोशल मीडिया है ना वो आज की डेट में बड़ा अनसेंसर्ड हो गया है। मतलब लोग कुछ भी बात कर रहे हैं बट अगर उन 10 बातों में से अगर कोई इंसान एक अच्छी बात सुन लेगा, आई थिंक योर्स एंड माय पर्पस इज डन, है ना? वी हैव कम हियर टू स्प्रेड गुड नॉलेज कि लोगों को अवेयरनेस फैले, उनको पता लगे कि एक्चुअली में आई हेल्थ क्या है, आई ड्रॉप्स का कुछ यूज है नहीं है, कैटरेक्ट क्या है, क्या चीजें हैं, चश्मा क्यों आ रहा है, और वो अपना टाइम ना वेस्ट करें, वो टाइमली ट्रीटमेंट करवाएं, है ना? तो आई थिंक जो भी आपने मुझसे क्वेश्चंस पूछे दे वर वेरी वैलिड क्वेश्चंस एंड आई थिंक ऑडियंस मस्ट नो देम एंड इट वाज अ प्लेजर कमिंग हियर। थैंक यू एंड आई एम रियली थैंकफुल कि आपने इनवाइट किया। थैंक यू सो मच।